भाइयों और बहनों करे शुरू। देखो चैप्टर का नाम क्या था, एसिड बेसिस एंड सोल्ट। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम इन टॉपिक्स के बारे में देखेंगे कि भैया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सोल्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा इंडिकेटर्स, जैसे जो आपने पढ़ा होगा ना लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसमें पीएच स्केल है, फेनोल्फिथेलिन, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये हम थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे इंडिकेटर्स में। उसके बाद आएंगे हमारे कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारे टॉपिक्स समझ गए आप। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे चारों। अब देखो, अब हमारा चल रहा है पहला स्टेप जिसमें हमें इसके बेसिक के बारे में जानना है कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड से शुरू करते हैं। एसिड में हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है बेटा, ये बात याद रखनी है कि एसिड में होते हैं H पॉजिटिव आयन। एसिड में क्या होते हैं, H पॉजिटिव। और जो बेस होता है उसके अंदर होते हैं OH नेगेटिव। क्या होते हैं उसके अंदर, OH नेगेटिव। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके सामने कि जो एसिड है ना बच्चा, उसके अंदर है H पॉजिटिव आयन। जो बेस है उनके अंदर है OH नेगेटिव आयन। OH क्या है बेटा, नेगेटिव आयन है। अब जिसके पास जो चीज़ होगी वो वही तो डोनेट कर पाएगा। एसिड के पास H पॉजिटिव आयन तो H डोनेट कर सकता है, बेस के पास OH नेगेटिव तो वो OH नेगेटिव को प्रोड्यूस कर सकता है और डोनेट कर सकता है। समझ में आई आपको बात। अब देखो, जो एसिड होते हैं ना, एसिड, इनका टेस्ट होता है खट्टा। कैसा टेस्ट होता है इनका, बिल्कुल खट्टा। खट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोर इन टेस्ट। बिल्कुल पता है मैम हमें, इतनी इंग्लिश तो आती है हमें। क्या है, सोर है इनका, क्या है टेस्ट। किनका सोर टेस्ट है, एसिड का सोर टेस्ट। बेस की बात करें तो बेस का होता है बिटर। बिटर का मतलब होता है बेटा कड़वा। क्या होता है, कड़वा। तो इसका कैसा टेस्ट है, बिटर। तो ये चीज़ भी हम लिख लेंगे, ये चीज़ हम लिखनी भूल गए थे तो अब लिख लेंगे, कोई बात नहीं मैम। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने इसके बाद एक पॉइंट लिख रखा है लिटमस पेपर का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिटमस पेपर होता है बेटा एक इंडिकेटर। क्या होता है, एक इंडिकेटर। तो उसे इंडिकेटर के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। वो चीज़ क्या है कि जो हमारा एसिड है ना, जो हमारा एसिड है वो हमेशा रेड कलर देगा। एसिड को याद रखना है रेड कलर से और बेस को याद रखना है ब्लू कलर से। बेस को किससे याद रखना है, ब्लू कलर से। अब मैम इसकी क्या कोई ट्रिक है जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो, हमें कैसे याद रहेगा एग्जाम में कि एसिड रेड कलर, बेस ब्लू कलर। तो देखो बेटा, बेस को याद कर लो, बी से बेस और बी से ब्लू। इतनी बात आप समझ गए होगे। अब देखो ये मैंने क्या लिख रखा है, ये मैंने लिख रखा है जो लिटमस पेपर होता है ना बेटा, ये होता है एक इंडिकेटर। और इंडिकेटर का क्या काम होता है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ डिटरमाइन करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ बताएगा। इसमें क्या बता रहा है ये कि क्या ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक। ये चीज़ बता रहा है कि कोई भी जो सॉल्यूशन रख दिया मान लो किसी के सामने, अब उसको बताएगा ये एसिड है या बेस। अब एसिड ये कब होगा, जब वो लिटमस पेपर डालती ही अगर वो रेड हो जाए, अगर वो रेड हो जाए तो वो एसिड है। और अगर वो लिटमस पेपर डालते ही ब्लू हो जाए तो वो बेस है। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिख रखा है, ब्लू। मैंने इसमें लिख रखा है कि मैंने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया और जैसे ही उसे सॉल्यूशन में डाला तो वो रेड कलर में चेंज हो गया। अगर कभी भी लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाए तो वो एसिड है। समझ में आई बात। और यहाँ पर मैंने कह रखा है कि जो रेड मैंने लिटमस पेपर लिया, जब मैंने उसको सॉल्यूशन में डाला तो उसने ब्लू कलर दिया, तो इसको ब्लू कलर दे रहा है तो इसका मतलब वो बेस है। ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर क्या हो, अगर मैं रेड लिटमस पेपर ही लूं और एसिडिक सॉल्यूशन में डालूं तो क्या होगा, तो रेड का रेड कलर ही रहेगा। क्योंकि हमें तो बस लास्ट पॉइंट याद रखना है कि एसिड देगा रेड कलर और बेसिस देंगे ब्लू कलर। बेसिस क्या देंगे, ब्लू कलर। जो हमारा ये बेस है, जो हमारा ये बेस है, अगर मैं यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर ही यूज़ कर लूँ तो ये मुझे क्या कलर देगा, ब्लू ही कलर देगा। समझ में आया एसिड और बेस। कुछ बात नहीं की हमने, छोटी सी बात की कि एसिड में एक तो होते हैं एच और उसका कलर होता है क्या, रेड। क्या होता है उसका कलर, रेड। बेस में भी हमने यही बात करी है कि जो बेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव, और जो उसका कलर होता है वो क्या होगा, ब्लू। अभी कलर किस पे बात कर रहे हैं, जब हम लिटमस पेपर डाल रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल जो है एसिड के वो है जैसे कि HCl हुआ, ठीक है, जैसे कि ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, कोमा आएगा, क्योंकि जैसे HCl हुआ, अच्छा H2SO4 हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, HNO3 हुआ। अब हमें कैसे पता चलेगा मैम कोई भी कंपाउंड लिख दिए एसिडिक है नहीं, मैंने क्या कहा था एसिड के अंदर होते हैं H, तो ज़्यादातर कंपाउंड आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको H दिखेगा। देखो ये H दिख रहा, ठीक है, H2SO4 में ये H दिख रहा, HNO3 में ये H दिख रहा। समझ में आ गई बात। अब बेस के कंपाउंड कौन से मैम, एग्जाम्पल क्या है, तो देखो NaOH है, KOH, इसका कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो बेस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं OH नेगेटिव, तो आपको इसके कंपाउंड में ज़्यादातर OH दिखेंगे। जैसे कि NaOH में देखो OH दिख रहा है, KOH में देखो जैसे OH दिख रहा है। समझ में आ गई बात, एसिड और बेस हो गए। अब देखो ये एल्कलाई क्यों लिखा है मैम, क्योंकि एल्कलाई भी बेटा एक तरह का बेस होता है। क्या होता है, ये एक तरह का बेस होता है, लेकिन ये एक ऐसा बेस होता है जो पानी में पूरा घुल जाता है, पानी में पूरा सोलेबल हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, मैंने लिख रखा है कि एक ऐसा बेस जो पूरा घुल जाए किसमें, पानी में, वो क्या होता है, एल्कलाई। एग्जाम्पल लिखे NaOH, और क्या लिख रखा है यहाँ पे KOH, क्या लिख रखा है KOH। अब देखो यहाँ पे भी तो था NaOH और यहाँ पे भी है, तो तभी तो मैं कह रही हूँ NaOH बेस भी है और एल्कलाई भी है, क्योंकि एल्कलाई भी क्या होती है, बेस ही होते हैं, बस जो पानी में पूरे क्या हो जाए, घुल जाए। अब इसके बात करेंगे भैया, हमने एसिड के बारे में जान लिया, बेस के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं सोल्ट के बारे में। किसके बारे में, सोल्ट के बारे में। देखो सोल्ट कैसे बनता है, सोल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस को मिला दिया जाए। जैसे मैंने ये एसिड दिया, ये बेस दिया, और इन दोनों को मिला दिया तो मेरा क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। यहाँ पर भी मैंने यही लिख रखा है, जब एसिड को बेस के साथ मिला दिया जाए तो हमारा सोल्ट और पानी बनेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, बिल्कुल ईजी सा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो उसके अंदर यही है मेन, आपको मैं बताऊंगी। तो समझ में आया क्या है एसिड, क्या है बेस, क्या है एल्कलाई, क्या है सोल्ट। तो ये था इसका बेसिक। मैंने क्या बताया, एसिड होते हैं सोडियम टेस्ट, बेटर कौन होते हैं, बेस होंगे। एसिड के अंदर होते हैं H पॉजिटिव, बेटर के अंदर होते हैं OH नेगेटिव। जो एसिड होते हैं जैसे वो रेड कलर देंगे, और जो बेस होते हैं वो ब्लू कलर देंगे। जो एसिड जैसे बोले तो HCl H2SO4, और बेस जैसे बोले तो NaOH KOH। फिर हमने एल्कलाई पढ़ा, ये भी एक तरह के बेस होते हैं जो पूरे पानी में घुल जाते हैं। हमने सोल्ट के बारे में पढ़ा, सोल्ट कौन से होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों मिल जाए तो वो क्या है, सोल्ट है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो चलो आगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ, एक बार देखो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करें। देखो सबसे पहला जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे ही मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एसिड को जब बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस में पानी बनेगा, सोल्ट प्लस में पानी बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर ये पूछ लेना व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक नंबर में आ जाए पेपर में, तो आपको क्या लिखना है कि एसिड और बेस को ऐड करते हैं, जो उसका सोल्ट और पानी बनता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है एक समान कर देना, और एक समान चीज कब होगी, जब एसिड भी उतना ही हो और बेस भी उतना ही हो। समझ गए आप, तो ये क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो इसका एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल ये रहा, एसिड क्या है यहाँ पर NaHCl। HCl क्यों एसिड है, मैंने बताया था एसिड में क्या होते हैं H पॉजिटिव, देखो यहाँ पे H है तो इसका मतलब ये एसिड है। बेस क्या है यहाँ पे हमारा NaOH, बेस NaOH क्यों, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि बेस में क्या होता है OH नेगेटिव, और देखो यहाँ पर OH रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस। जब मैंने एसिड और बेस की रिएक्शन करवा के देखी ना, तब मेरे को मिला एक सोल्ट और प्लस में क्या मिला, पानी। क्या मिला मुझे, पानी मिला, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है,
ये वाली रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आएगी जो हम और रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कोई भी आपसे बंदा आके पूछ ले कि एसिड प्लस बेस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड प्लस बेस होता है सोल्ट प्लस में पानी। क्या होता है? सोल्ट प्लस में पानी। जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल दे रखा है। देखो दूसरी क्या है हमारी, चाहे आप एसिड ले लो, एसिड का मतलब क्या, जिसमें H ज़्यादा होंगे, या फिर आप ले लो बेस, बेस का मतलब क्या, जिसमें OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे। अगर उसके साथ हम किसी मेटल की रिएक्शन करवाएं, किसी भी मेटल, मेटल मतलब जैसे कि जिंक हो गया, तो किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा सोल्ट प्लस में H2 गैस बनेगी। अब ये H2 गैस इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट H2 गैस, क्योंकि ना जब मतलब साइंटिस्ट ये चीज़ें करके देख रहे थे, उन्होंने देखा कि एसिड या बेस कुछ भी ले लो, जब उससे हमारे मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं तो H2 निकल रहा है। और H2 जो ये गैस है हाइड्रोजन, ये एक साउंड देती है। इसकी क्या साउंड है? पॉप अप साउंड। क्या है? पॉप अप साउंड। जैसे अब ये पॉप अप साउंड कैसे देगी, जैसे कोई भी रिएक्शन हुई, ठीक है, उस रिएक्शन के बाद हमें कैसे पता चलेगा इसमें से H2 गैस निकल रही है, क्योंकि H2 गैस तो इनविजिबल होगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल ये वाली रिएक्शन है, जैसे मैंने HCl ले लिया, HCl क्या है मेरा यहाँ पे एसिड है, एसिड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर H है। HCl लेने के बाद जैसे ही मैंने उसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरी ये चीज़ बनी, लेकिन मुझे हाइड्रोजन गैस थोड़ा ना दिखेगी। ये कैसे पता चलेगी? किसी भी कैंडल को जला के उस रिएक्शन के पास ले जाना, उसमें से पॉप अप के साउंड आएंगे। अगर पॉप अप के साउंड आ रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी H2 गैस है। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिख रखे बेटा। ये तो लिख रखा है मैंने एसिड का, क्योंकि इसके अंदर H दिख रहा है आपको, उसके साथ मेटल की रिएक्शन करवाई तो ये मेरा बना सोल्ट और ये बनी H2। इन ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी एसिड और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन होगी ना तो H2 निकलेगी गैस। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। सोल्ट तो लगभग सब में ही बनेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि H2 गैस निकलेगी। अब देखो ये मैंने बेस का एग्जांपल ले रखा। बेस कैसे पता चल रहा है? बेस भैया इसलिए पता चल रहा है मुझे क्योंकि इसमें क्या है? OH है। गुड, इसमें क्या है? OH है। NaOH की जब मैंने किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाई तो ये मेरा बना सोल्ट, और सोल्ट के साथ मेरी बनी हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैसा साउंड देगी? पॉप अप साउंड देगी। ये भी बताना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस है उसका कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो एक साउंड क्रिएट करेगी। उस साउंड का क्या नाम है? पॉप अप साउंड। कौन सी है? पॉप अप साउंड। गुड। अब देखो तीसरी में क्या है? एसिड प्लस में मेटल ऑक्साइड जो है वो सोल्ट प्लस में पानी देती है। अब देखो तुमने सोल्ट प्लस में पानी पहले भी कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? यहाँ। गुड। देखो यहाँ पर भी सोल्ट प्लस में पानी बन रहा था और यहाँ पर भी सोल्ट प्लस में पानी। ऐसा कैसे हो गया मैम कि इसमें भी यही चीज़ बन रही है और इसमें भी चीज़? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर देखो रिएक्शन किसकी हो रही थी? एसिड और बेस की। यहाँ पर किसकी हो रही है? एसिड और मेटल ऑक्साइड। आपको बता दूं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है ना वो बेसिक इन नेचर होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है बेटा? पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक नेचर का। अब समझ में आई? क्योंकि ये बेसिक नेचर है तो एसिड और बेस रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या बन रहा है? सोल्ट प्लस में पानी। जब कह रही थी मैं ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी रिएक्शन मतलब एसिड को जब हम बेस से मिला दे तो सोल्ट और पानी बन जाएगा। यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाती है। अब इस रिएक्शन के लिए बस इतना पता होना चाहिए था कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक इन नेचर होता है। जिस बच्चे को ये पता होता है कि बेसिक नेचर होता है, इसको पता होता है कि एसिड और बेस मिलेगा तो सोल्ट प्लस में पानी मिलेगा। इसका भी एग्जाम्पल लिख रखा है हमने। जैसे एसिड यहाँ पर क्या है? HCl है। HCl एसिड कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर H है ना बेटा। जिसके अंदर H होगा वो होगा एसिड, मैं बार बार में बता रही हूँ। जिसके अंदर OH होगा वो होंगे बेस, ठीक है। अब जैसे मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है। कॉपर यहाँ एक मेटल है, ऑक्सीजन लग गया तो ये बन गया ऑक्साइड, तो ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो मेरा ये बना सोल्ट, कॉपर क्लोराइड, और इसके साथ क्या बना हमारा? पानी, सोल्ट प्लस में पानी। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं हम अगली प्रॉपर्टी, अगली का केमिकल प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या है? जब हमने किसी एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो वो क्या बनाएगा? सोल्ट, पानी, CO2। एक और मजेदार बात बताऊं तुम्हें, वो क्या मैम? जो ये मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट है ना ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का था, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट भी ऐसे लगाओ आप, ये किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं।
क्योंकि ये बेसिक नेचर के हैं। तो मैं बार बार मैं बता रही हूँ, एसिड और बेस जब रिएक्ट होंगे तो सोल्ट प्लस में पानी बनेगा। फिर आप कहोगे मैम अच्छा, अगर ये बेसिक नेचर के, तब की बार ये CO2 कहाँ से आ गया, ये CO2 कहाँ से आया? क्योंकि बेटा यहाँ पे कार्बोनेट का यूज कर रखा था, तो ये कार्बन ने जिद कर ली मैं भी आऊंगा, तो फिर इस वजह से ये कार्बोनेट भी, मतलब कार्बन आके यहाँ पर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ में आ गई बात? देखो सेम ही चल रही है। यहाँ पे हमने पढ़ा एसिड बेस सोल्ट पानी, ठीक है। फिर हमने दोबारा यहाँ पर पढ़ा एसिड, मेटल ऑक्साइड का भी होता है बेसिक नेचर, तो एसिड और बेस बनेंगे तो फिर सोल्ट और पानी। अब हमने पढ़ा एसिड है तो ये चीजें मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, लेकिन ये भी बेसिक है, तो फिर एसिड और बेस रिएक्ट हुआ, सोल्ट और पानी बना। लेकिन यहाँ पे अब की बार CO2 क्यों आई? क्योंकि कार्बोनेट था, कार्बोनेट ने जिद कर ली, बोला मैं भी आऊंगा, तो फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई। अब पढ़ते हैं हम इसका एग्जाम्पल देख ले। पहले देखो ये हमारा क्या है, एसिड। एसिड कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर क्या है, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं, तुम कमेंट में लिख देना यार क्या है, ठीक है। तो ये हमने लिया एसिड, उसके साथ हमने लिया मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या है, ये देखो, मेटल हो गई यहाँ पर Na और कार्बोनेट हो गया यहाँ पे CO3। जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो एक तो हमारा बना सोल्ट, ये मैंने कहा ना सोल्ट, एक बना हमारा पानी और एक हमारा बना CO2। अब मैम इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखो, इसमें और इसमें एक H का डिफरेंस है। इसको तो कहेंगे मेटल कार्बोनेट और इसको कहेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहेंगे इसको? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों की रिएक्शन बिल्कुल सेम है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों को ले लो। देखो दोनों को ले रखा है मैंने, लेकिन बन वही रहे हैं, NaCl, पानी पानी, CO2। समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल इजी था, तब मैंने कहा था आपको, फिर से कह रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। जिस बच्चे को ये रिएक्शन पता है उसको सभी पता है यार। अब पढ़ते हैं एक और, ये शायद हमारी लास्ट है, चलो पढ़ते हैं, बिल्कुल ईजी है ये भी। तो इसमें क्या हुआ, ये भी वैसी है, ध्यान से देखना। इसमें क्या हुआ, बेस लिया, अब की बार आ गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ऐसा ही कुछ पढ़ा था पहले, याद आ रहा है? देखो यहाँ पढ़ा था मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता था, बेसिक। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये किस नेचर का होगा? ऑफ कोर्स उल्टा होगा मैम, किस नेचर का होगा? एसिड नेचर का, एसिडिक नेचर का। समझ में आ रही है? और फिर देखो कभी भी एसिड और बेस जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस में पानी। वही चीज घूम घूम के आ रही है, तुम्हें ऐसे ही कंफ्यूज कर दिया सबने, बस रिएक्शन ही एक है मेन। तो समझ में आई? और वो रिएक्शन का नाम क्या है, बताओ कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्या नाम है उसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल बोले तो ये रहा, जैसे बेस है। अब बेस कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें OH है, जिसमें OH होगा वो बेस, जिसमें H होगा वो एसिड। गुड। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक फेमस नाम भी है, क्या फेमस नाम है? स्लैक्ड लाइम। ये इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कम बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। जब हमने इसकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो हमने देखा सोल्ट बना, पानी। अब मैम आपने यही एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट चैप्टर 1 में भी आया था ये, और अभी भी बता रही हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट होता है मार्बल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? मार्बल का। ऐसे भी पूछ सकते हैं तुमसे कि बताओ मार्बल का फॉर्मूला क्या है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और कोई ये पूछ ले कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो स्लैक्ड लाइम था ना, ये जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हुआ तब बना है कैल्शियम कार्बोनेट। बस ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज, तुम ऐसे ही डर रहे थे। अब देखो एक चीज और बताते हैं, चलो तुम बताना। तुम्हें है ना, मैंने ये चीज बता दी कि एसिड क्या होता है। एसिड वो होता है भैया जिसके अंदर H होंगे, यही गा रही हूं तब से। और बेस क्या होगा? बेस वो होंगे जिसके अंदर OH नेगेटिव होंगे। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? चलो पहले तुम मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा और वीक एसिड क्या होगा? सोचो, शायद तुम सही सोच रहे हो। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसके अंदर ज्यादा H होंगे, वीक एसिड वो होगा जिसके अंदर H कम होंगे। समझ रहे हो? अगर मैं अब ऐसे ही कहूं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में अगर मैं डिफरेंस पूछ लूं क्योंकि, तो क्या तुम मुझे बता दोगे? यस मैम, हम बता देंगे। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जिसमें OH नेगेटिव ज्यादा हो, वीक बेस जिसमें OH नेगेटिव कम हो। बिल्कुल सही बात, ठीक है।
अब एक बात और कर लेते हैं, ये जो मैं बार बार में कह रही हूँ सोल्ट प्लस में पानी, सोल्ट प्लस में पानी, ये ना जो सोल्ट होता है ना बेटा, ये भी दो तरीके का हो सकता है। जो सोल्ट मैं ये कह रही हूँ ये भी दो तरीके का हो सकता है। कैसे? चाहे तो ये एसिडिक इन नेचर होगा, चाहे तो ये एसिडिक नेचर का होगा, या फिर ये होगा बेसिक नेचर का, या फिर किस नेचर का होगा बेटा? ये बेसिक नेचर का होगा। चलो अब तुम मुझे बताओ ये एसिडिक नेचर का कब होगा? ये एसिडिक नेचर का तब होगा जब इसके अंदर H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, इसके अंदर H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे। और बेसिक नेचर का कब होगा? जब इसके अंदर OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सोल्ट हो, उसके अंदर होते तो दोनों ही हैं, H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है, बट डिपेंड ये करता है कि क्या ज़्यादा है। अगर H पॉजिटिव ज़्यादा है तो उसको एसिडिक कह रहे हैं, अगर OH नेगेटिव ज़्यादा है तो उसको बेसिक कह रहे हैं, दोनों चीज़ें। तभी मैंने कहा ये एसिडिक में इसको नेचर का कह रही हूँ ना, इसमें H पॉजिटिव है, इसमें OH भी, लेकिन OH बहुत ही कम है, H बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको एसिडिक कह रहे हैं। अब ये जो मैंने बेसिक इन नेचर कहा, इसमें ऐसा नहीं है कि H नहीं है, H है लेकिन H कम है, OH नेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बेसिक नेचर के कह रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पहली तो पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ही ईजी थी मैम, सबसे इंपॉर्टेंट ये थी, एसिड को बेस के साथ मिलाया, सोल्ट प्लस में पानी बना। हमने फिर बात करी कि एसिड ले लो या बेस ले लो, मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उसमें सोल्ट तो बनेगा। इंपॉर्टेंट थी H2 गैस निकलेगी, और H2 गैस कैसा साउंड देंगी? पॉप अप साउंड। गुड, वेरी गुड। अगली बात हमने करी एसिड को जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे। अब आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड तो भाई बेसिक नेचर का होता है, ये तो वही रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन वाली, कि एसिड को जब हम बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो सोल्ट प्लस में पानी होगा। इससे अगली वाली ये भी बिल्कुल ईजी है, एसिड को जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट लेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी पता है ये भी बेसिक नेचर का होता है, फिर से सोल्ट और पानी बनेगा। लेकिन ये CO2 क्यों आया? क्योंकि अब की बार कार्बोनेट आ गया, कार्बन ने कर ली थी जिद, तो वो बोला मैं तो आके रहूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी ये, अब पढ़ी बेस प्लस में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये भी पता था हमें कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेसिक नेचर की है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर की होगी। फिर से वही बात आ गई, एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो सोल्ट प्लस में पानी बनेगा। फिर हमने देखा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हमें पता चला स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ज़्यादा H, वीक एसिड मतलब कम H। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब OH नेगेटिव ज़्यादा, वीक बेस मतलब OH नेगेटिव कम, ठीक है। फिर हमने बात करी कि ये जो हमारा सोल्ट बन रहा है ना, सोल्ट ये भी दो तरीके का होता है, एक एसिडिक सोल्ट होता है और एक बेसिक सोल्ट होता है। एसिडिक सोल्ट वो सोल्ट है जिसके अंदर H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, सिंपल सी बात है, और बेसिक सोल्ट वो होगा जिसके अंदर OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे। ये था यार इजी सा टॉपिक। अब हम इसके बाद बात करेंगे इंडिकेटर्स की, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में देखना है, टॉपिक का नाम क्या है? इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर्स का मतलब होता क्या है? इंडिकेटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को डिटरमाइन कर रही हो, किसी चीज़ के बारे में बता रही हो। जैसे कि देखो यहाँ पे अब जैसे मैंने लिख रखा है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, ये सभी इंडिकेटर हैं बेटा। रेड लिटमस भी इंडिकेटर है, ब्लू लिटमस, टर्मरिक, फेनोल, फिथेलिन, मिथाइल ऑरेंज, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, और यही आपके सिलेबस में है और बहुत ईजी है। अब मैं जैसे आपको बताऊंगी ना, आप लोग कहोगे मैम यार इतना ईजी था ये, अब देखो कितना ईजी। चलो शुरू करें। देखो जो रेड लिटमस होता है ना, मैंने एक बात आपको बताई थी कि एसिड में होगा हमेशा रेड कलर अगर लिटमस पेपर की बात है तो, और बेस में होगा हमेशा ब्लू कलर अगर लिटमस पेपर की बात है तो। देखो अब तुम है ना ये भूल जाओ एक बार, सिर्फ यहाँ देखो मैं क्या कह रही हूँ। मैंने एक रेड कलर का लिटमस पेपर लिया और वो मैंने अपने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला। रेड कलर का लिटमस पेपर लिया है लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगी तो वो रेड ही कलर का रहेगा, क्योंकि मुझे पता है एसिड में तो हमेशा रेड कलर का रहता है। अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर लूँ और वो एसिडिक में डालूं तो मेरा रेड हो जाएगा, क्योंकि एसिड में तो रेड कलर होता है। समझ रहे हो ना, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, जो एसिड है वो रेड, जो बेसिक है वो ब्लू। याद रहेगा, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, ठीक है। तो देखो रेड लिटमस डाला
रेड लिटमस पेपर हमने एसिडिक में डाला तो रेड कलर है, ब्लू लिटमस पेपर हमने एसिडिक में डाला तो रेड कलर है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, रेड लिटमस जो पेपर था अगर उसके अंदर हमने बेस डाला तो ब्लू कलर आया, ब्लू लिटमस जब पेपर था जब हमने उसमें बेस में उसे डाला तो ब्लू कलर आया। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये टर्मरिक क्या है मैम, ये टर्मरिक भी एक इंडिकेटर होता है। अगर टर्मरिक को आप एसिड में डालोगे ना तो वो दिखाएगा नो चेंज, मतलब जैसा उसका पहला कलर है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजमेंट ही नहीं होगा। लेकिन जब आप टर्मरिक को किसी बेस में डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी क्या, कि ये वाले तो दो इजी से हैं कि एसिड में होता है रेड और बेस में होता है ब्लू, लेकिन ये तो याद रखने पड़ेंगे कि अगर टर्मरिक होगा और उसको एसिड में डाला तो नो चेंज, टर्मरिक होगा उसको बेस में डाला तो किस में हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे देखो फेनोल्फिथेलिन, अब ये जो फेनोल्फिथेलिन है ना, ये जब मैंने एसिड में डाला ना तो कलरलेस हो गया, मतलब कि मान लो उसका कलर पिंक दे रखा था तो अब उसमें कलर ही नहीं रहेगा, कलरलेस का मतलब है कोई कलर ही नहीं रहा। जैसे ही मैंने फेनोल्फिथेलिन एसिड में डाला उसका कलर गायब हो जाएगा, और फेनोल्फिथेलिन को अगर मैं बेस में डालूंगी ना तो पिंक कलर का हो जाएगा बेटा, किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है, जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालते हैं तो रेड कलर, जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को हम बेस में डालते हैं तो येलो कलर। अब बस ये था, सिंपल सी बात थी, सिर्फ ये याद करने हैं। देखो ये और ये तो याद करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है ना एसिड रेड और बेस ब्लू। इसकी बात करें तो टर्मरिक जो होती है, हल्दी जो होती है, वो अगर एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, और टर्मरिक अगर बेस में डालेंगे तो किस कलर की हो जाएगी, रेड की। ऐसे फेनोल जो फिथेलिन है, फेनोल फिथेलिन, इसको जब एसिड में डालेंगे तो कलरलेस और बेस में डालेंगे तो पिंक। ऐसे ही जो मिथाइल ऑरेंज है उसको एसिड में डालेंगे तो रेड और बेस में डालेंगे तो येलो। अब एक आता है बेटा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। मैम ये कौन सा इंडिकेटर होता है, ओल्फैक्टरी। देखो ओल्फैक्टरी से नाम से सुनो, ओल्फैक्टरी का मतलब होता है ओडर, ओडर का मतलब होता है स्मेल। क्या होता है, स्मेल। इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी ओडर मतलब जिसकी स्मेल चेंज हो जाए किसी भी एसिडिक या बेसिक मीडियम में, वो होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब कि ये एक ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक और बेसिक जब मीडियम में जाएंगे ना तो इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी। ओडर का मतलब यहाँ से क्या है, स्मेल से रिलेटेड है बेटा, क्या हो जाएगी, इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी। देखो दोबारा पढ़ो, ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाए किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम में, वो होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि एग्जांपल लिया वैनिला, एग्जांपल लिया अनियन। ये जो वैनिला और अनियन है ना, ये ऐसे इंडिकेटर हैं जब हम इसको एसिडिक, जैसे कि अनियन का जैसे आपको टेस्ट पता है क्या होता है और अनियन की आपको स्मेल पता है क्या होती है, लेकिन जैसे इस अनियन को एसिडिक में डालते हैं ना तो इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, जैसे इस अनियन को बेस में डालते हैं ना इसकी स्मेल चेंज हो जाती है। समझ में आया। तो ये थे रेड लिटमस, ब्लू लिटमस हमें पता चल गया, एक टर्मरिक था, फेनोल्फिथेलिन था, मिथाइल ऑरेंज था, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, और इंडिकेटर्स के टॉपिक में देखें तो सबसे ज़्यादा चांसेस के पेपर में भी वही आएगा आपके, वो इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया इन सभी इंडिकेटर से, क्योंकि बेटा ये सभी इंडिकेटर्स तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस, लेकिन ये है ना यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये एक चीज़ और बता रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो और सभी तो क्या बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस, ये तो बता रहा है कि एसिड है या बेस, लेकिन साथ में ये भी बता रहा है कि यह कितना एसिड है और यह कितना बेस है। समझ रहे हो। अब देखो इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा फरमाओ। देखो ये डिटेक्ट कर रहा है नेचर का मतलब कि ये एसिड है या बेस, और ये स्ट्रेंथ भी बता रहा है, स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितना एसिड है कितना बेस है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिया यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तो वो हुआ अपना पीएच स्केल। अब मैं आपको पीएच स्केल बना के दिखाती हूँ क्या है पीएच, देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है बेटा, ऐसे ये एक स्केल टाइप में होता है। भैया मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत भयंकर वाली है,
भयंकर वाली होने वाली है ना। एक स्केल से एक लाइन ही नहीं खिंचती। देखो ये स्केल है, इसमें होते हैं 0 से लेके 14 नंबर, 0 से लेके 14। जैसे कि 0 यहाँ, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गए 14। तो ये है हमारा पीएच स्केल। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो बीच वाला 7 है ना बेटा, ये बीच वाला जो 7 है, ये मामला है न्यूट्रल का। क्या ये मामला है न्यूट्रल का? मतलब अगर मैं आपको कोई भी चीज़ दे दूँ, कोई भी चीज़, और मैं ये कह दूँ कि इसका पीएच 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का मतलब क्या है? ना तो वो एसिड ना वो बेस। एसिड और बेस उसमें दोनों में इक्वल है, दोनों में इक्वल है। लेकिन अगर मैं आपको किसी भी सब्सटेंस का 7 से कम दूँ, 7 से कम दूँ ये नंबर, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का 7 से कम नंबर दूं, जैसे मैंने 5 दे दिया, 3 दे दिया, 1 दे दिया, तो इसका मतलब वो है एसिड। वो क्या है? एसिड। 7 वाला न्यूट्रल, 7 से कम वाले एसिड, और 7 से ज़्यादा वाले हैं बेटा बेस। 7 से ज़्यादा वाले हैं बेस। चलो अब मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। मैम ये तो बता दिया आपने, 7 वाला न्यूट्रल है, बता दिया मैंने। चलो अब अगर तुम मुझे एक बात बताओ, 5 नंबर वाला ज़्यादा एसिडिक है या 2 नंबर वाला ज़्यादा एसिडिक है? लिखो कमेंट में, थोड़ा सोचो। देखो ये इस न्यूट्रल के पास है, ये ज़्यादा एसिडिक है या ये ज़्यादा एसिडिक है? तुम इस एरो से देख पा रहे हो, 5 कम एसिडिक है एज कंपेयर टू 2 एसिडिक। 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है। अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ, मैंने दे दिया 2 और 5 नंबर, मैंने कहा बताओ 2 और 5 में से बेसिक कौन है ज़्यादा? तो बताओ क्या? तो 5 नंबर बेसिक है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर इस साइड आ रहे हैं और इस साइड क्या चलेगी? बेस चलेगी। समझ में आ गया? मतलब 7 पे तो हो गया न्यूट्रल मामला, 7 से इस साइड जाते जाएंगे तो एसिडिक ज़्यादा 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 होता जाएगा। ठीक है, ऐसे 8 से इस साइड आते जाएंगे तो बेसिक ज़्यादा 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 ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा बोल लो यार उतना होता जाएगा। तो ये था हमारा पीएच स्केल, बिल्कुल इजी से। अब ना तुम्हारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि लेमन का क्या है पीएच, है ना, जैसे कि वो एक मैग्नीशियम है एक तुम्हारा, है ना, वैसे वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो तुम देख लेना क्योंकि इसका कितना है। ठीक है, उसमें जैसे कुछ दे रखे हैं, जैसे लेमन का कुछ है पीएच, ठीक है, जैसे वाटर का कुछ है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था वो, जैसे हमें पता है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए बता रही हूँ तुम्हें ये, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। साफ ही नहीं हो रहा है, चलो ये कर लेंगे, यहाँ नीचे लिख देती हूँ। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसका पीएच होता है बेटा 10। क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम के मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम, इसका पीएच कितना होता है बेटा? 10। 10 का मतलब बताओ, इसका 10 होता है तो ये एसिडिक है बेसिक? यू आर राइट माई बॉय एंड माई गर्ल, दिस इज बेसिक इन नेचर। क्या है ये? बेसिक इन नेचर है। समझ में आ गया? तो ये था बिल्कुल छोटा सा टॉपिक हमारा इंडिकेटर्स। अब इस टॉपिक के बाद हम कुछ देखेंगे सॉल्ट्स, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो देखिए भाई, अभी तक हमने क्या क्या कर दिया, एसिड बेस और सोल्ट कि ये देखा कि ये क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सोल्ट क्या होता है। उसके बाद हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी, फिर हमने थर्ड टॉपिक इंडिकेटर्स करे। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जिसमें से ये है कि 1-2 नंबर का तो पक्का ही आएगा, वो सॉल्ट टॉपिक है बेटा। ये जो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं आपको, इन 5 में से है ना एक पक्का आएगा आपके पेपर में, देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और ये 5 ही बहुत इजी है। हाँ बस इसमें थोड़ा रटना पड़ेगा इस टॉपिक में, वो आप रट लोगे, रटना हमारे लिए आसान काम है ना। तो चलो देखते हैं। देखो ये कुछ सॉल्ट्स हैं जो आपके चैप्टर 2 में है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। अब कौन कौन से? एक तो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो होता है ना हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक वाला, जिससे हम क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हम आगे दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब देखो एक होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या लिख रखे, मैंने फॉर्मूले लिख रखे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड। ऐसे ही बेकिंग सोडा है, उसका लिख रखा है NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देंगे इसको। ऐसे ही एक वॉशिंग सोडा है, इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट और 10 मोलिक्यूल वाटर के। ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ मोलिक्यूल वाटर के। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इनमें से ना पेपर में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा, चाहे तो इनके फॉर्मूले पूछेगा, ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला कैसे बना CaOCl2, बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला कैसे बना, वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला कैसे बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैसे बना, या फिर आएंगे इसके यूजेस। जैसे MCQ में कोई यूज़ आ जाएगा, बोलेगा बताओ किसका यूज़ है, तो ऑप्शन देगा ब्लीचिंग पाउडर का है, बेकिंग सोडा का है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। समझ गए आप। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ये इजी है, देखो ये रटने पड़ेंगे तुम्हें, लेकिन है इजी समझने के लिए। जब तुम समझोगे ना, जब मैं तुम्हें समझाऊंगी तुम कहोगे यार ये तो सच में इजी थे। देखिए जैसे कि पहला उठा लेते हैं कॉमन सॉल्ट। देखो मैंने उठा लिया कॉमन सॉल्ट। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी तुम्हारे एक्टिविटी है, तुम्हारे क्या है इसकी एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में क्या है मैं यहाँ पे तुम्हें समझाती हूँ। देखो इसने क्या करा, तुमने एक बिकर ले लिया, क्या के ले लिया बेटा, एक बिकर, ठीक है। अब ये NaCl है ना, NaCl, तुमने उसमें NaCl डाल दिया, ऐसे डाल दिया। क्या डाल दिया मैम, मैंने NaCl डाल दिया बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या कर रखा है मैंने, पानी मिला रखा है, तो तुम इसके अंदर पानी मिला देना। अब इसके अंदर ना 2 इलेक्ट्रोड है, क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड ऐसे होती है बेटा, कैसे, ऐसे, ड्राइंग पे मत जाना, देखो 2 इलेक्ट्रोड ऐसे है, और ये एक बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी से भी हमने कर दिया भैया, कनेक्ट कर दिया। अब जो ये इलेक्ट्रोड है ना, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। एक क्या होती है, एनोड, और एक कैथोड। मान लो ये एनोड है, ये क्या है हमारी एनोड है, और ये क्या है बेटा हमारी कैथोड है। क्या है, कैथोड। जो कैथोड वाली होती है वो वाली होती है पॉजिटिव, और जो एनोड वाली होती है वो वाली होती है नेगेटिव, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या डाल रखा है, NaCl है, और इसके अंदर क्या डाल रखा है हमने, पानी, और इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। अब मेरे बात ध्यान से तुम बिल्कुल सुनना, देखो NaCl और पानी डाल दिया, और जब भी हम उसे इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाए ना, कभी भी NaCl लिया, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड लिया, और जब आप उसके साथ पानी मिला रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस है, तो इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। कई बार है ना वो आपको ये चीज़ लिख के नहीं देता, वो कहता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब समझ जाओ, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है कि NaCl के साथ पानी ले लिया और इलेक्ट्रिसिटी मिला दी। जब भी मैंने देखो ये नीचे लिख रखा है ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, NaCl लिया, पानी लिया और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा दी, इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ये भी आ सकता है व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। तो तुम्हें यही लिखना है कि NaCl के साथ पानी मिला दो और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस हो। जब ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस हुई ना बेटा, तो हमारा अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कई बार यूँ पूछ लेंगे तुमसे, जैसे कि आपने ब्राइन सॉल्यूशन डाला तो कौन सी गैस निकली, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए क्लोरीन निकली थी और एक हाइड्रोजन निकली थी। अगर वो कह दे कि पंजेंट स्मेल थी, तो कौन सी होगी, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की ना बेटा पंजेंट स्मेल होती है। क्लोरीन की क्या होती है मेरे बेटा, पंजेंट स्मेल। समझ में आई बात। और अगर वो कह दे पॉप अप साउंड, तो मैंने पॉप अप साउंड देखो तुम्हें बताया था, इतना पता होना चाहिए। पॉप अप साउंड वाली कौन सी, या वेरी गुड, कौन सी, हाइड्रोजन भैया। तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, ये हमारा ब्राइन सॉल्यूशन जिसमें NaCl में पानी डालो और इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। ये रिएक्शन भी पता होनी चाहिए तुम्हें। कई बार तो ये पूरी रिएक्शन ही पूछ लेगा तुमसे कि रिएक्शन लिख के दिखाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, उसमें पानी मिलाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोल रहे हैं। जब ये चीज़ हुई ना, NaHCl2H2 बने, मतलब कि मैंने NaCl लिया, पानी मिलाया और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जब ये रिएक्शन शुरू हुई तो इसमें रिएक्शन में क्या हुआ, एक तो मेरा NaOH रहा, जो NaOH यहाँ बन गया होगा कोई सोल्ट, एक हुई Cl2 और H2। अब क्योंकि मुझे पता है Cl माइनस होता है, तो Cl2 इसके पास जाएगी, कैथोड के पास, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, जो अलग अलग चार्जेस होते हैं वो इसको अट्रैक्ट करते हैं, तो Cl यहाँ पे जाएगी, क्योंकि जो Cl होता है ना बेटा, देख
जो Cl है वो माइनस है तो प्लस के पास जाएगा, और जो ये H2 है ये प्लस है तो ये माइनस के पास जाएगा, तो ये इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो एक क्लोरीन गैस और एक कौन सी बनी, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई तुम्हें बात है? तुम्हें ना अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मत समझो, तुम्हें ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, पेपर में ये ऐसे पूछी जाएगी वैसे नहीं पूछी जाएगी। इतनी बात समझ पाई? अब भैया आपने ये बना तो लिया, अब साइंटिस्ट को ऐसे ही तो बना नहीं रहे थे भैया, ये कुछ तो सोच के क्यों बनाइए, क्योंकि इनका कुछ तो यूज़ होता होगा, NaOH का, Cl2 का, H2 का, इसीलिए इन सोल्ट्स के तुम्हें यूजेस भी याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है यूजेस इसके। एक तो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन सभी के रिएक्शन पता होनी चाहिए बेटा। देख इसकी रिएक्शन याद होगी, हाँ मेरे को रिएक्शन याद होगी, ब्राइन सॉल्यूशन था, ब्राइन सॉल्यूशन क्या था, NaCl था, उसमें पानी मिलाया और इलेक्ट्रिसिटी पास करो, ये तो हो गया मैं ब्राइन सॉल्यूशन। और जब मेरी हुई रिएक्शन तो मेरा बना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस निकली। क्लोरीन की होगी पंजेंट स्मेल, हाइड्रोजन की होगी पॉप अप साउंड। ठीक है, अब देखते हैं पहले यूजेस ऑफ NaOH, फिर देखेंगे यूजेस ऑफ क्लोरीन, फिर देखेंगे यूजेस ऑफ H2। ठीक है, तो देखो यूजेस ऑफ NaOH, अब ये है रटने वाली चीज, तब मैं कह रही थी आपको, अब ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे। अब जैसे कि NaOH है, वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि देखो ये बेसिक इन नेचर है। बेस का कहाँ पे यूज़ होता है, सोप और डिटर्जेंट पे, जो हम साबुन यूज़ करते हैं, सर्फ यूज़ करते हैं, उसमें होता है ना NaOH का। अब पेपर मेकिंग में, पेपर जो बनाते हैं वहाँ पर NaOH का यूज़ होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स में होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब NaOH अपना प्योर फॉर्म में होता है ना बेटा, जब NaOH अपना प्योर फॉर्म में होता है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होता है, मतलब कि सॉलिड होता है वो, ऐसे सॉलिड, तुम्हें सॉलिड चीजें दिखेंगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ऑर्डरलेस होता है। अब ऑर्डरलेस का मतलब समझ रहे हो ना, ऑर्डर का मतलब स्मेल, स्मेल नहीं है, मतलब कि वो जो क्रिस्टलाइज जो सॉलिड होगा उसकी कोई स्मेल नहीं होगी, उसकी कोई स्मेल नहीं होगी। अब तुम्हें ऐसे यूजेस ऑफ क्लोरीन याद करने पड़ेंगे, अब ये पता होना चाहिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट ये था सोप एंड डिटर्जेंट वाला, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, पानी को साफ करता है क्लोरीन। वैसे तो देखो क्लोरीन हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल होता है, लेकिन इसका यूज़ करा जाता है। जैसे मैंने अगला लिख रखा है, देखो स्विमिंग पूल्स, स्विमिंग पूल्स में भी इसका यूज़ होता है, क्यों, पानी को साफ करने के लिए। PVC में होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होता है, पेस्टिसाइड्स में होता है। अब अगर हम H2 का देखें तो हमें पता होना चाहिए, फ्यूल, H2 में फ्यूल का यूज़ होता है ना, फ्यूल का होता है, ये मार्ग्रेन का होता है, फर्टिलाइजर्स का होता है, तो ये था कॉमन सोर्स। अब इसमें यूजेस तो है रटने वाली चीज़, और ये है हमारी मेन मुद्दे वाली चीज़। ठीक है, अभी हम इनके भी देख लेते, ये भी बड़े इजी है, तुम्हें अभी झट से समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलो भाई अब नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। जैसे अभी हमने पहले कॉमन सॉल्ट पढ़ा और उसमें हमने देखा कि ब्राइन सॉल्यूशन लगाने के बाद हमें दो गैसेस मिली थी, एक Cl2 और एक H2। अब वो जो Cl2 थी ना बेटा, जिसकी पंजेंट स्मेल थी, उसी की हेल्प से हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाएंगे। कैसे, देखो ये CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका एक और नाम है फेमस, क्या नाम था, स्लेक्ट लाइम, बिल्कुल सही हो आप। ये देखो ये जो स्लेक्ट लाइम है, इसकी जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगी, अब आपको यार ये क्लोरीन कहाँ से आया, ये क्लोरीन पहली वाली रिएक्शन से क्लोरीन बना था, समझ में आई, वो क्लोरीन यहाँ पे यूज़ किया गया। जब ये रिएक्शन हुई तो हमें एक ये सोल्ट मिला, इसका नाम क्या है, इससे डरो मत कि ये क्या दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सिंपल सा नाम है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा पानी। ठीक है, अब तुम एक बात ध्यान से देखना, ये OH है तो मतलब ये क्या है, बेस है। ये जो क्लोरीन होता है ना, ये एसिडिक होता है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट पानी नहीं बनाते, वही लग रही है, इन सब में लग रही है वो, समझ में आई तुम्हें ये बात। अब देखो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट प्लस में वाटर, गुड। अब देखो ये रिएक्ट हुआ तो ये बना, अब हमें ये रिएक्शन करनी होगी याद, CaOCl2। ठीक है, अब Ca कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका क्या फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। अब क्योंकि हमने ये बनाया तो कुछ यूजेस तो होते होंगे जो हमें रटने होंगे, वो यूजेस हैं ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रखे हैं यूजेस से अलग भी हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन यूजेस है।
ठीक है। जैसे कि यूजिंग ऑफ CaOCl2, CaOCl2 का मतलब क्या, ब्लीचिंग पाउडर है ये CaCl2। अब इसके यूजेस क्या है इंपॉर्टेंट, जैसे कि ब्लीचिंग कॉटन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिसइंफिकेशन ऑफ वाटर, ऐसे ही ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब पता है क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को ऑक्सीजन देगा, क्योंकि मैं तो एक एजेंट हूँ ऑक्सीडाइजिंग, तो मेरा काम है दूसरों को ऑक्सीजन देना। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही तो बनेगा जिसके पास ऑक्सीजन पहले से होगी। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसके पास ऑक्सीजन है तभी ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब अगली बात आती है बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा है ना बेटा, ये बहुत ही सेम है, और वॉशिंग सोडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। वैसे तो इन सोर्ट्स में तो कुछ भी पूछ ले, ये हमको सभी याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला है हमारा कौन सा, बेकिंग सोडा है, तो देखो NaCl डाला, पानी डाला, NaCl पानी डालने से कुछ याद आ रहा है, हाँ मैम याद तो आ रहा है, जब हमने पहले NaCl डाला था फिर पानी और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी थी, तो वो कौन सा सोल्यूशन था, ब्राइन सोल्यूशन, याद रखना, ठीक है। अब ये देखो NaCl डाला, पानी डाला, अब के बाद CO2 डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या डाल दिया हमने, अमोनिया, NH3 अमोनिया बोलते हैं इसको, ठीक है। जब हमने ये सब कुछ डाला तब हमें क्या बना, NH4Cl, ये एक सॉल्ट है, और मिला ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा क्या है बेटा, बेकिंग सोडा है, ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। अब इसके हमें क्या देखने पड़ेंगे, यूजेस, ये जो बना है। अब ये रिएक्शन याद करने की है, देखो ये प्रैक्टिकल चीज़ें की गई है, ठीक है। तो अब ये हम तो ऐसे ही समझा सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवा पा रहे आपको। अब देखो, और क्या पता आने वाली वीडियोस में हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, ओके। अब ये देखो, ये NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके यूजेस क्या है, ये फॉर्मूला किसका है, बेकिंग सोडा का, मतलब बेकिंग सोडा के ही यूजेस है। ये यूज्ड होता है एज अ एंटी एसिड, ट्रीट करता है एसिडिटी। याद है जब तुम ज़्यादा खा लेते हो, कई बार तो पेट में एसिडिटी हो जाती है, या फिर तुम सुबह उठते उठते बिना कुछ और खाए पिए सीधा चाय पी जाते हो, गिटक जाते हो, तो एसिडिटी नहीं हो जाती, पेट दुखने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी मम्मी कहती है बेकिंग सोडा खा ले बेटा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। तो फिर ये जो बेकिंग सोडा है ये क्या करता है, एंटी एसिड की तरह बिहेव करता है, ये हमारी एसिडिटी होती है उसको कम करता है। समझ में आया, ये न्यूट्रल पोजीशन लाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये मेक आता है बेकिंग पाउडर बनाने में, समझ में आई बात। तो ये है इसके यूजेस। अब बेकिंग सोडा से हमारा ये बना है NaHCO3, इससे हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। देखो अब तुम ध्यान से मेरी एक बात सुनना, जो हमने कॉमन सॉल्ट वाला करा, जिसमें हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया था, जिसमें Cl2 और H2 बनी थी, वो Cl2 ही यहाँ यूज, उससे बना हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब हमने बेकिंग सोडा जो बना रहे हैं NaHCO3, इसके थ्रू ही वॉशिंग सोडा बनता है। देखो अब दिखाते हैं हम आपको, जैसे ये रहा हमारा वॉशिंग सोडा, ये जो NaHCO3 था ना जो हमारा बेकिंग सोडा था, देखो ये मैंने लिया बेकिंग सोडा, क्या है ये हमारा बेकिंग सोडा है। अब ये जो बेकिंग सोडा था, इसको जैसे ही मैंने हीट करा, जलाया इसको, तो मुझे मिला सोडियम कार्बोनेट। ये कुछ इसके फॉर्मूले कितने नहीं दिख रहा, इसका फॉर्मूला क्या है, मेन क्या निकल के आएगा, मेन निकल के आएगा मैम मुझे पता है Na2CO3.10 मोलिक्यूल ऑफ पानी, वाटर के। अब देखो यहाँ दिख नहीं रहा, ये चीज़ कहाँ से आई, इससे बना ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यहाँ से बना था, ये बेकिंग सोडा से बना Na2CO3, पानी, और क्या बना CO2। अब देखो अब इतनी चीज़ तो मेरी बन गई, इतनी चीज़ तो मेरी बन गई, रह गई ये चीज़ हम आगे बनाएंगे। कैसे बनाया, मेरी बात सुनिए, जो Na2CO3 था इसको यहाँ पर रखा, इसमें मिलाए 10 मोलिक्यूल ऑफ पानी, 10 मोलिक्यूल किसके बेटा, पानी के। जब इसमें ये दोनों चीज़ें मिलाई तो हमें हमारा वॉशिंग सोडा मिल गया, है ना। अब ये रिएक्शंस तो याद करनी पड़ेंगी बेटा पेपर के लिए, ठीक है। अब जैसे देखो यूज़ ऑफ, अब इसके यूज़ क्या है, ये हमारा वॉशिंग सोडा ही तो है Na2CO3.10, बट है ना ज़्यादा वो बात नहीं है, आप 10 बार भी लिख लोगे ना आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो जैसे कि इसके यूजेस क्या है, इसके यूज़ होते हैं ग्लास में, पेपर में, सोप में, फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। अब इम्पोर्टेंट है यार बोरेक्स,
फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स में होता है, ठीक है। और ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट, रिमूव कर देता है ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ H2O, पानी की हार्डनेस। समझ में आई आपको बात? तो ये था, देखो ये हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, बेकिंग सोडा, कितनी ईजी है यार, और तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो ये क्या है। समझो इसको आराम से। और फिर ये क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, केमिस्ट्री में क्या होता है, हमें है ना ये रिएक्शंस नहीं है, ये लिख लिख के देखनी पड़ती है, लिख लिख के याद करनी पड़ती है, तब आएंगे आपके नंबर। आप रिएक्शंस याद नहीं कर जाते, कई बार आप वैसे वैसे पढ़ जाओगे थ्योरी। समझ में आई बात? एक अच्छे तरीके से पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले देखो वन शॉट। अगर आप पेपर के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हो, पेपर आपके नज़दीक आ गए, वन शॉट देखने के बाद लगाओ उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने के बाद लगाओ एनसीईआरटी क्वेश्चन। वो भी कौन से, सिर्फ बाहर वाली एनसीईआरटी नहीं, जो आपकी बुक के अंदर आपके एग्जाम्पल्स दिए गए ना, वो लगा के जाओ। फिर देखो आपका एक भी नंबर कैसे कटता है। चलो अब एक हमारा रह गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, वो रहता है छोटे से टॉपिक है, वो भी कवर करते हैं और हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला हो जाएगा। अब हमारे आ गए हैं दो लास्ट टॉपिक, इजी से, छोटे से, प्यारे से। कौन से? एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारी सोल्ट है, और एक है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। ऐसा है नहीं, मतलब कभी कभार क्या पता पूछ ले तो फिर बताना फर्ज बनता है। तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी सोल्ट है, जैसे अभी हमने कॉमन सोल्ट पढ़ा, बेकिंग पाउडर पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, सॉरी बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा पढ़ा। ऐसे ही अब क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है मैम, पहले वो बताओ। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, इतना खतरनाक जो तुम्हें दिख रहा है, CS4.2H2O, ये फॉर्मूला है जिप्सम का। किसका फॉर्मूला है ये? जिप्सम का। कोई पूछ ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, भाई जिप्सम से बनता है। जिप्सम को हीट करो 373 केल्विन पर, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार है। ये जिप्सम लिया मैंने, इसको 373 में हीट करा, केल्विन में हीट करा, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.5H2। देखो इसी दो थे मोलिक्यूल पानी के, आधा इसने ले लिया तो 1.5 बच गया ना, वो ये रहा, ये भी हट गया भाई साहब, ये हो गया फिक्स। देखो ये हमारा था जिप्सम, जब इसको 373 केल्विन पे हीट किया गया तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये जो हमारा पानी बचना था वो बच गया। अब मेन मुद्दा आता है भाई साहब, इसकी यूजेस क्या है जो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना पड़ रहा है। देखो एक तो पीओपी, जो हम पीओपी करवाते हैं, हम कहते हैं हम पीओपी करवाएंगे, है ना। तो वैसे ही ये फिक्स कर देता है गैप इन द वॉल्स। मान लो वॉल्स में गैप हो जाए तो इसको भर देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाती है वॉल्स, ठीक है। ऐसे ही सब ऑर्नामेंट्स, मतलब जो मूर्तियाँ बनती है वो भी इससे बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन सिस्टम, तो ये है, ये यूजेस हमें पता ही, हमें रटने पड़ेंगे। और ये तो यार इक्वेशन तो तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी, बार बार कह रही हूँ, 10 बार लिख के देख लेना। ये 5 ही हैं, 5 को लाइन में लिखोगे तो तुम्हें ईजी लगेंगी, जैसे मैंने समझाया वैसे बोल बोल के लिखना, ठीक है। उसके बाद आता है ये छोटा सा टॉपिक हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब है ना यार इसकी डेफिनेशन बड़ी खतरनाक है, मतलब याद नहीं होती, मेरी ही नहीं हुई तुम्हें क्या होगी, ठीक है। देखो लेकिन है ना, अगर मान लो ये आ जाए तो तुम्हें ये चीज़ लिख के आनी है। ये चीज़ क्या है कि कोई भी ऐसा सोल्ट जो क्रिस्टल की फॉर्म में रह सके, कोई भी ऐसा सोल्ट जो क्रिस्टल की फॉर्म में रह सके और उसके अंदर पानी मिला दिया जाए, तो इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। बस यही है मैम, बस यही है। क्या लिख के आना है कि कोई भी जो सोल्ट है ना, अगर वो क्रिस्टल की फॉर्म में रहे और उसके अंदर पानी मिला दिया जाए तो हमारा हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन। बस यही था, और यहीं पे आपका होता है भाइयों और बहनों चैप्टर समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और अगर ऐसे ही वन शॉट और देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और चैनल पे जाके देख सकते हो, क्या पता आपको बायो फिज़िक्स के सभी अपलोड कर दिए जाए, ठीक है। आप लेट आए हो वीडियो पे, चलो वैसे तो टाइम हो गया है, अब 2 बजने वाले भाई रात के, ठीक है। अब सोएंगे, चलो ठीक है, बाय बाय।